नमस्कार, सी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ में संदीप दानखेड़े। चर्चा चल रही है नीट परीक्षा की जो लेने के बाद में रद्द हो गई और पुनः परीक्षा हो रही। इससे लेकर कई पूरे देश में अलग अलग प्रकार की चर्चा हुई। हाल ही में एक चर्चा जोरों में आई कि एक लड़की ने नीट की परीक्षा डबल देना इस सदमे में सुसाइड कर लिया। हाल ही में उसका एक बाहर पत्र आया जिसके कारण मालूम पड़ा कि उसने सुसाइड क्यों किया। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों बच्चे सुसाइड कर ले? 22 लाख लोग परीक्षा में बैठे, 22 लाख लोगों को वापस परीक्षा देनी, फिर ऐसा निर्णय कुछ लोग ही क्यों लेते? क्या उनपे सामाजिक दबाव रहता है, पारिवारिक दबाव रहता है, पढ़ाई का दबाव रहता है, इंस्टीट्यूट का रहता है, आर्थिक दबाव रहता है, बहुत सारे दबाव के चलते। क्योंकि एक दबाव से परीक्षा डबल से देना शायद ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ संदीप दानखेड़े जो खुद एक पेरेंट्स के रूप में आज हमारे सामने यहाँ पे साथ में बच्चों के डॉक्टर है, तो बच्चों की मानसिकता बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, साथ ही समाज से जुड़े हो। तो सामाजिक सरोकार इन सारी, क्योंकि 3 मुख्य चीजें इसमें जिम्मेदार होती है। समाज जिम्मेदार होता है, पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं, इंस्टीट्यूट और सिस्टम, ये सारी चीजें जिम्मेदारी होती है। एक व्यक्ति की अकेले की जिम्मेदारी, साथ ही उस बच्चे की कैपेसिटी, क्या वो उस कैपेसिटी को सहन करने लायक था, जो प्रेशर वो झेल रहा था। तो ये सारी चीजें, हमने कई मामले ऐसे देखे कि जिसमें थोड़ा सा भी प्रेशर बच्चे सहन नहीं कर पाते। आखिर ऐसी क्यों स्थिति आ रही है? क्योंकि बच्चों के डॉक्टर है तो बच्चों की मानसिकता बहुत अच्छे से समझते, क्योंकि बच्चे हाव भाव से अपनी बीमारी बताते हैं, बोल के नहीं बताते। हाव भाव से जो समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्यों होता है, इस पे बारे में इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक पेरेंट्स के रूप में जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक मल्टीपल क्वालिफिकेशन आज के इंटरव्यू में आपके पास में, आप पेरेंट भी हो, डॉक्टर भी हो, साथ में सामाजिक सरोकार भी रखते हो। एक पेरेंट्स के नाते आप किस प्रकार देखते हैं कि जो उस बच्ची ने किया, नीट के एग्जाम रिपीट होना, आखिर क्यों ऐसा निर्णय कोई ले लेता है सारा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अंतिम एग्जाम होती है जिंदगी की। एकदम सही कहा चंदू जी आपने। जब कभी इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित ही कोई भी संवेदनशील मन के लिए एक झंझोड़ने वाली बात होती है। किसी भी बच्चे ने इस तरह का आखिरी कदम उठाना, इसके लिए बहुत सारे मन में सवाल आ जाते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि अभी मैं इसको जब एक पेरेंट्स के रूप में देखता हूँ, तो किसी भी पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ी क्षति है, और कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा इस तरह का कदम उठाए। लेकिन जब कभी ऐसा होता है तब उसके लिए केवल एक कारण नहीं होता। जी जी। जब कभी हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी हर छोटी छोटी चीज के लिए, ये जो टीन एज के बच्चे हैं, ये तो अपने हर लुक्स के लिए, अपने हेयर स्टाइल के लिए, अपने कपड़ों के लिए कितनी बातों के बारे में सेंसिटिव होते हैं। लेकिन एक पल ऐसा आता है कि जब वो ऐसा आखिरी कदम उठा लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंपल्सिविटी। तो जब कभी ऐसा होता है तो उस वक्त के लिए केवल एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए मल्टीपल कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसा आपने कहा कि इसके लिए कुछ समाज की बातें जिम्मेदार होती है, कुछ परीक्षा की तैयारी या परीक्षा के जो प्रकार होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, कुछ सराउंडिंग और आजू बाजू का जो वातावरण होता है वो, कभी कभी जो कंपटीशन का पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन के साथ में उसको कंपैरिजन बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही शब्द यूज किया है इसके लिए कि इनडायरेक्टली स्ट्रेस, एक होता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस और एक होता है कि इनडायरेक्टली स्ट्रेस। जैसे कि इस मामले में हम लोगों ने सुना था कि कुछ पेरेंट्स ने लोन लिया हुआ था, कर्जा लिया हुआ था। जब ये चर्चा भी बच्चों के सामने होती है कि हमारे पेरेंट्स ने 3 लाख का या ऐसा कोई लोन लिया हुआ है हमारे पढ़ाई के लिए, वो भी कभी कभी इनडायरेक्ट स्ट्रेस बच्चों पर बहुत ज्यादा बिल्टअप कर देता है। सेकेंडली, जैसे आपने कहा कि कंपैरिजन, बहुत बार हम लोग फैमिली में देखते हैं कि किसी फैमिली का कोई बच्चा, चाहे वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, या कोई कजिन हो, या कोई नेबर हो, पड़ोस हो, सामने हो, आपके फील्ड में हो, सर्कल में हो, समाज में हो, परिवार में हो, कहीं से भी कंपैरिजन हो, कंपैरिजन को कोई मायने नहीं है। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए। मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है। यहाँ तक कि एक ही नंबर के मार्क्स, किसी बच्चे को अगर 600 मार्क्स मिले हैं तो 600 पे उसकी रैंक 5000 के अंदर भी आ सकती है, 20,000 के अबाउट भी जा सकती है, एक ही मार्क्स पे, एक सेम इस पे। उनकी टेक्निकल कोई चीज है उसमें, इसमें बहुत सारी बातें होती है कि एग्जाम किस तरीके से लिया गया। उसमें इस बार हम लोगों ने देखा कि पेपर भी फूटा हुई बात सामने आई थी कि कुछ हजार बच्चे जिनको अभी आज पूरा, जहाँ पूरे देश में चर्चा हो रही है पेपर फूटी को लेके, वो प्रकरण को लेके सारा का सारा इसको जोड़े, कितना तथ्य बैठता है इसमें? पेपर फूटने के बाद में कोई ऐसा कदम उठाता है? नहीं, मैं इस बात के किसी एक चीज को दोष नहीं देना चाहूंगा, बल्कि मैं हमेशा एक बात बताते रहता हूं कि लाइफ में चैलेंजेस कंटिन्यूअस है। आपको कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना है, कभी चीजें आपकी तरफ होगी, आपके फेवर में होगी, कभी आपके फेवर में नहीं होगी।
तो कोई सक्सेस मिल गया इसका मतलब आप लाइफ लॉन्ग के लिए सक्सेसफुल हो गए, ऐसा भी नहीं है। आपको वहां पर कोशिशें खत्म नहीं करना है, पर एट द सेम टाइम कोई आपको फेलियर आया तो आखिरी इस failure वजह नहीं से एग्जैक्टली दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ करना ये किसी बात का भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये सबने समझना जरूरी है। और पेरेंट्स ने भी बच्चों को हमेशा इसी बात के लिए टफ और फिट बनाना जरूरी है कि आप जब किसी प्रोफेशन में जाते हो, तो कोई भी प्रोफेशनल हो, चाहे वो डॉक्टर बन रहा हो, चाहे वो इंजीनियर बन रहा हो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके लिए उसको खुद पहले फिट होना जरूरी है। फैमिली सराउंडिंग का कितना फर्क पड़ता है इस बच्चे की पढ़ाई पे? जो बच्चे बता रहे थे माँ बाप उसके मेहनत करते थे, माँ बाप कुक का काम, पिताजी रसोई का काम करते थे, इस प्रकार से सारी स्टोरी बताई जा रही। अब क्या, जैसे आप डॉक्टर परिवार से हो, आपके बच्चे का पढ़ने का, ठीक है, एक फैमिली का फर्क पड़ता है, लेकिन इनको सराउंडिंग पढ़ाई जो अब हम इंस्टीट्यूट यूज करते हैं, 3 लाख रुपए निश्चित रूप से इंस्टीट्यूट को फीस देंगे, परीक्षा की फीस इतनी तो लगती नहीं, तो ये सारा माहौल उनको मिलता है क्या पढ़ने के लिए जो बच्चों को, ये कि उसका भी फर्क पड़ता है। मैं बात अमीरी गरीबी की नहीं कर रहा, जी, मैं सराउंडिंग की कर रहा हूँ कि उसको पढ़ाई के लिए क्या चीजें करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ कि कभी कभी कुछ एग्जाम्स के लिए अपने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाइप किया गया है। जैसे कि 3 घंटे में आप जो परफॉर्म करोगे उसी बेसिस पे आपका पूरा लाइफ डिसाइड हो जाएगा। पीछे 2 साल की ऐसे पढ़ाई बच्चों के सामने बताया जाता है। बच्चे 2-2, 3-3 महीने किसी प्रोग्राम में नहीं जाते, कहीं बाहर नहीं जाते, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, वहां के टेस्ट, वहां के परफॉर्मेंस, यहाँ तो ये एक एक टेस्ट देते हैं, लेकिन उसके पहले कई 50-60 टेस्ट वो रिपीट फुल पोर्शन पर देते हैं। तो दिमाग को कहीं से भी रेस्ट नहीं मिलता कि थोड़ा सा सोच ले, थोड़ा सा दूसरी चीजों, रेस्ट नहीं मिलेगा तो वापस फिर डेवलप भी नहीं होगा। आज आके केवल एक ही उद्देश्य दिखता है कि उस एग्जाम का परफॉर्मेंस कैसा निकलेगा, और ये एक इनडायरेक्टली बैक ऑफ माइंड में बच्चों के प्रेशर बनते जाता है, जो कई बार इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसा देखते हैं कि डॉक्टर साहब आज की पढ़ाई में देखो युग का डिफरेंस हो गया है, टेक्निक में डिफरेंस हो गया है, लोगों की सोच में डिफरेंस हो गया है, लोगों के जो अभी अवेलेबिलिटी है लोगों के पास में सुख साधनों की, सुख बोलो साधन बोलो, पहले में अभी बहुत फर्क है। अभी हर पेरेंट, जैसे हम इसी का उदाहरण ले आकांक्षा को, बचपन से माँ बाप ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की होगी, कभी भी उसको लगता नहीं कि कोई चीज की कमी की होगी, हर चीज में सक्सेस 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 सक्सेस, और यहाँ तक अभी पहुंची जहां उसको एक बार लगा कि मैं शायद मैं अनसक्सेस हो सकती हूँ, तो उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो ये कितना सही है बच्चों को हमेशा अंदर रखना, हर चीज की अवेलेबिलिटी करा के दे दें। आप एक बच्चों के डॉक्टर, उसके हिसाब से पूछा कि बच्चों के लिए कितना जरूरी है। चंदू भैया, ये आकांक्षा का इंसिडेंस बहुत ही दुखद है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इन जनरल जैसा आपने कहा है कि इस तरह की सिचुएशन वाले पेरेंट्स अक्सर हमारे पास आते हैं। जब भी इस तरह की नीट एग्जाम होती है या बोर्ड की एग्जाम होती है, तो हमारे पास कई सेंसिबल पेरेंट्स इस तरह का बच्चे को लेकर आते हैं। कई बार हम लोग उनको चाइल्ड काउंसलर के पास भी भेजते हैं, जहां पे उस बच्चे की एग्जैक्टली मेंटल कंडीशन कैसी है, स्ट्रेस कंडीशन कैसी है, ये समझ के हम राय देते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपने पूछा, तो यहाँ पर इन बच्चों को बहुत फोर्स करना कि आपको यही चीज करना है और इसी में अचीव करना है, यहाँ थोड़ा गलत हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और जब भी कोई बच्चा हमको ये लग रहा है कि ये इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, ये स्ट्रेस में जा रहा है, इसके एक्सपेक्टेशंस कहीं तो भी गलत हो रहे हैं, या ये उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मेरा पूछने का डॉक्टर साहब कि इनको एक सक्सेस की लाइन मिली हुई है, बराबर है कि हम सीधा सीधा चल रहे, कहीं हर्डल्स आ गए तो उसको सहन नहीं कर पाते। हाँ, अभी पहले कैसा होता है, हम हमारे समय की बात करें तो उस समय मैट्रिक के रिजल्ट आते 22%, 25%, 27%, 70% लोग फेल होते थे। 70% लोग फेल होते थे। फेलियर को, भाई मैं फेल हुआ तो दूसरे भी फेल हुए, तीसरा भी फेल हो, वो भी फेल हुए, 10 में से 3 लोग पास होते, 7 लोग फेल होते थे ना। उस टाइम की जो एक मैं मानसिक प्रिपेयर बता रहा हूँ कि आदमी उस चीज के लिए प्रिपेयर, तब फेल हो गया तो ठीक है, मैं अगली बार एग्जाम दे दूंगा, पास हो जाऊंगा, उसके अगली बार दे दूंगा, नहीं दे दूंगा तो कोई काम कर लूंगा, ऐसी मानसिकता। उस समय मैट्रिक में फेल हो गए, भाई ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। मैट्रिक पहले भी थी, 12th पहले भी थी, पहले भी होता। तो ये जो बचपन से सुविधाओं की आदत दी भी आपको हर चीज के लिए, कहा उसके लिए कहीं आप लोगों को काउंसलिंग होती नहीं, भाई इसको थोड़ा फेल होना भी सिखाओ करके? बिल्कुल सही पूछा, अभी आपका ये प्रश्न का रूप है। मुझे याद है पहले ऐसे कहा जाता था, मराठी में एक प्रोवर्ब थी कि अपयश ही यशाची पहली पायरी है। तब पहिल्यांदा व्हेन यू फेस दिस, आपको फेलियर आता है,
तब जाके हम लोग उस गलतियों को सीखते हैं और उसमें से सुधार करते हैं। लेकिन आजकल एक थोड़ा सा समाज इस तरफ जा रहा है कि हर किसी को अच्छा चाहिए, सबसे अच्छा चाहिए और जल्दी से जल्दी यानी चाहिए, बहुत भावना कि हमको जो नहीं मिला हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो उस चक्कर में कहीं तो भी हम बच्चों को फेलियर बिल्कुल नहीं मिलता है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सभी ख्वाहिशें, सभी जिद पूरी करने के चक्कर में वो बच्चे बिल्कुल फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाते और तब जाके इस तरह का कोई जिसको मैं गलत कदम कहूंगा, उस तरह का गलत कदम उठाते हैं। तो बिल्कुल बच्चों को फेलियर सिखाना बहुत जरूरी है। ये भी बताना जरूरी है कि आपको कभी भी 100% सक्सेस ही नहीं मिलेगा, आपको फेलियर भी मिल सकता है, आपको उसको फेस करते आना चाहिए। माँ बाप ने भी पहचाना कि सबसे बड़ी बात की आजकल बच्चों का अनसक्सेस माँ बाप भी नहीं पहचान पाते कि तू कैसे फेल हो गया, मैट्रिक में फेल कैसा हो गया, उसमें फेल कैसा हो गया। तो काउंसलिंग बच्चों की जरूरी है कि माँ बाप की जरूरी है अभी? माँ बाप की अपेक्षा बढ़ गई पूरी पूरी। वो माँ बाप की अभी भी यहाँ पे क्या हुआ, माँ बाप ने पूरी अपेक्षाओं के साथ उसको डॉक्टरी के लिए पढ़ाने के लिए किया, लेकिन माँ बाप की अपेक्षा पूरी नहीं कर, उसको फेल होने का डर नहीं। आप चिट्ठी में देखिए उसको फेल होने का डर नहीं है, मैं फेल हो रही उसका नहीं है, लेकिन आपने जो अपेक्षा करी मैं वो पूरी नहीं कर पा रही, दूसरी बार शायद मैं कर पाऊं इसलिए। तो कहीं पे भी ब्लेम तो सीधा सीधा माँ बाप का गया पूरा भी। आपके सवाल में इसका जवाब छुपा हुआ है। निश्चित ही पेरेंट्स को कहीं तो भी इस बात के लिए अपने बिहेवियर पर, अपने एक्सपेक्टेशंस को बच्चों पर लादने पर कहीं तो भी सोचना चाहिए। और इस बारे में पेरेंट्स ने एनकरेज करना अलग बात है, बच्चों को कुछ तो भी उसके लिए लगने वाली जरूरी सुविधाएं देना अलग बात है, लेकिन उस बात के लिए फोर्स करना, उस बात के लिए बाध्य करना, ये कहीं तो भी निश्चित ही कंट्रोल किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने, एक लड़की ने, एक छात्र ने अपना इसका सीधा सीधा रिएक्शन दे दिया। 22 लाख छात्र है जी, एग्जाम रिपीट हुई, सरकार ने सिर्फ कहा कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे। क्या सिर्फ फीस नहीं लेना, इनके निश्चित रूप से 22 लाख लोग कहीं ना कहीं टेंशन में होंगे। जिसने अच्छा पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा, जिसका खराब किया, वो शायद खुश होगा चलो मेरे को दूसरा चांस मिल गया जी। ये भी हो सकता है पहली बार नहीं किया तो दूसरी बार क्या कर लेंगे। अभी जो 2 बार चांस मिलते हैं, लेकिन 2 बार में कॉम्पिटिशन तो होती है ना, दूसरी बार हम देते तो पहली प्रैक्टिस करके दूसरे नए लोग साथ में आते जी, वही लोगों के साथ में रहा। ये बच्चों की मानसिकता, पेरेंट्स की मानसिकता क्या हो रही है, आपकी मानसिकता क्या रह रही है कि रिपीट करना उसको 1.5 महीना आपको पूरा वापस रिकोचिंग करना उसको जी। बहुत मुश्किल होता है। आपके पेरेंट्स की मानसिकता पूछ रहा हूं आपसे भी कि किस प्रकार आप महसूस करते हो। मैं पेरेंट्स की मानसिकता से बताता हूं कि सबसे पहले तो एक कहीं तो भी देखते हैं हर पेरेंट्स की ये खत्म हो जाए एक बार का एग्जाम, क्योंकि 2 साल लगभग 2.5 साल से ये पूरी मेहनत चल रही होती है। तो जब कभी एग्जाम्स हो जाते हैं तो उसके बाद एक अलग ही रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं। कई पेरेंट्स ने कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना के रखा था, टिकट्स बना के रखे थे, कई लोगों का वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। लेकिन उसके बाद में जब कभी बच्चे को फिर से पूरा पढ़ना पड़े, ये किसी के भी लिए अच्छा नहीं लगता, आसान भी नहीं लगता, बहुत टफ होता है। लेकिन हमेशा ऐसे वक्त ही पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। एज ए पेरेंट्स हम बच्चों को हमेशा, जब भी कभी, मैं हमेशा बताता हूं, जब आप इस बात के लिए दुख करो कि मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, तब उस व्यक्ति की तरफ देखो जिसको पैर ही नहीं है। तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि ये सोच के देखो कि शायद ये आपको दोबारा मौका मिला है कि ये 1-1.5 महीने में आप तैयार करके शायद पहले से और अच्छा परफॉर्म कर सको। तो इस तरह से उसको थोड़ा सा नजरिए में लेके उनको एनकरेज करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है एक बार की एग्जाम खत्म होने के बाद में फिर से उस पढ़ाई में, फिर से उसका उतना ज्यादा सिलेबस फिर से पढ़ना, तो बहुत बच्चों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन एज ए पेरेंट्स कहीं तो भी हमको भी ये निश्चित स्ट्रेस है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम बच्चों को स्ट्रेस कम करें और उनको इस बात के लिए तैयार करें कि वो फिर से एग्जाम दे। मुझे आपकी इस बात पर से और एक बात याद आई, मीडिया में वो बात आई थी, जो कुछ 4-5 बच्चे थे जो लेट पहुंचे थे सेंटर पे, जो एग्जाम ही नहीं दे पाए थे, उनके लिए अच्छे, लेकिन उनके लिए तो अच्छा हो गया कि उनको ये मौका पूरा 1 साल उनका वेस्ट नहीं गया, उनको ये दोबारा मिल गया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा किसी भी हालात में कितनी भी बुरी बात हो जाए, उसके लिए अपने लाइफ का अंत करना ये कभी भी समर्थनीय नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, एग्जाम में पेपर फूट गया, सारी चीजें अफेक्ट स्टूडेंट हुआ, लेकिन कहीं पे भी स्टूडेंट की ओर से, पेरेंट्स की ओर से कहीं रिएक्शन नहीं है, सारा रिएक्शन पॉलिटिकल आदमी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा पॉलिटिकल इशू है। क्या इस क्षेत्र में, इस पढ़ाई में जो पूरी टेक्निकल है और 22 लाख लोग बैठ रहे हैं, 1 लाख लोग उसमें से चुन के जाएंगे, मेरिट बेस पे जाएंगे, इन पे मैं पास हो गया 35% मिल गया, वो सिस्टम नहीं है। पास हो गया आप, वो नहीं, उसको मेरिट बेस पे जाना है। ऐसे में किसी पेरेंट्स का रिएक्शन नहीं, किसी स्टूडेंट्स का रिएक्शन नहीं। जैसे आपने भी ये बात कही, ऐसा कि पेरेंट्स फोरम बना के आप लोगों ने सब लोगों को कहीं ऐसा मार्गदर्शन करना, ऐसा गाइड करना, ऐसा कुछ हुआ इस बीच में? मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले इस बारे में यही कहूंगा कि होता क्या है
कि जब ये नीट की एग्जाम होती है पूरे पेरेंट्स अपनी हर चीज छोड़ के घर घर में आप सुनने जाओ, नहीं बच्चे की नीट है, इसलिए वो घर के प्रोग्राम, घर के बाकी की सभी चीजें अवॉइड की जाती है। तो ये पेरेंट्स ये 2 साल तक उस एग्जाम के पीछे इतने ज्यादा बिजी और एंगेज रहते हैं कि उसके बाद में उनको लगता है कि बस अभी हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसे वक्त ही मैं चाहूंगा कि सचमुच मीडिया और आपके जैसे जो भी इस तरह के प्रश्नों के साथ सरोकार रखते हैं, इस तरह का जब माध्यम उपलब्ध किया जाता है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा होनी चाहिए। पेरेंट्स, ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि जब 22 लाख बच्चों के लगभग 40 लाख पेरेंट्स होंगे, उन सब में कितना इस बात के लिए हैवक होना चाहिए था, कितना इसके लिए नाराजगी हर तरफ से दिखाई जानी चाहिए थी। लेकिन अल्टीमेटली अपने जो हम लोग भारत की जनता को देखते हैं, वो कहीं भी तकलीफ आए उसमें से रास्ता निकाल के शो मस्ट गो ऑन, और लाइफ के इतने सारे मल्टीपल चैलेंजेस है कि उसकी तरफ से निपटा के आगे बढ़ने लगते हैं। यानी पेपर डबल से देना है तो ठीक है, उसको भी आपने सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि आंदोलन कहीं पे भी स्टूडेंट्स का नहीं है, आंदोलन कहीं से भी पेरेंट्स का नहीं है, आंदोलन कर रही है राजनीतिक पार्टी, आंदोलन कर रही है दूसरे लोग, आंदोलन वो शिक्षा इंस्टीट्यूट भी नहीं कर रहे जिनको बच्चों को डबल पढ़ाना कर। तो सारी ऐसी, क्योंकि देखो गलती तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सिस्टम की इतनी चूक होना, 22 लाख लोगों का सीधा भविष्य दांव पे लग जाना। अब जो 1 लाख लोग जाने वाले थे, शायद हो सकता है वो 1 लाख, जाना तो 1 लाख ही है, 21 लाखों ने वापस बैक जाना है या डबल करना है। तो इसमें जो अभी जो हादसा हो गया, हम हादसा ही कहेंगे, उसमें देखिए एक सिस्टम दोषी है, परीक्षा सिस्टम जो वापस हुआ, दूसरा थोड़ा बहुत पेरेंट को भी मैं बोलूंगा क्योंकि उन्होंने अपेक्षा रखी, तीसरा वो लड़की भी जिसको मालूम है कि अंतिम चांस नहीं है और भी जिंदगी बढ़ी, उसने एक कदम उठाया, प्लस समय, किसको कितना कितना दोष देते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉल्ट तो सारा सिस्टम में है। जी जी। हमारे भारत में एक पद्धति है कि कोई भी जब गलत चीज होती है तो हम लोग पॉलिटिशियंस पे या राज्यकर्ताओं पे दोष देते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिशियंस भी वही चीजें देते हैं जो जनता चाहती है। तो उसके चलते तो निश्चित ही सिस्टम का एक बहुत बड़ा दोष है। मेरे पर्सनली इस बारे में हम लोग जितने भी डॉक्टर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे एसोसिएशन है, उस पर इस बारे में बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है। उसमें भी सबने यही सोचा है कि 1 लाख सीट्स के लिए 22 लाख बच्चों की एक साथ एग्जाम लेना, ये कहीं तो भी, जिस तरह से हम लोग दूसरी भी जेईई की एग्जाम देखते हैं, वहां पर पहले प्रीलिम्स एग्जाम होती है, यूपीएससी की भी पहले प्रीलिम्स होती है, उसके बाद में मेंस एग्जाम होती है। तो मल्टीपल स्टेज की अगर ये एग्जाम हो जाए तो शायद उसमें कुछ उसमें का एग्जाम का पहले कम हो जाएगा, वो एक थोड़ा सा हो सकता है इस मामले में। दूसरी एक चीज सजय सरकार को साथ में जो सिस्टम में चूक हुई उसको कैसे सुधारा जा सकता है। यस, तो उसको एक सिस्टम को कहीं तो भी सुधारा जाना चाहिए। दूसरा, जैसा आपने कहा कि समाज को भी ये एक बातें दिखती है, कई बार हम लोग देखते हैं कि केवल डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या यही एक प्रोफेशन नहीं है, समाज के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस है जो मेहनत करते हैं, वो निश्चित ही अपना वजूद किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। तो कोई एक एग्जाम ही सब कुछ है ये सोच के नहीं चलता। चूंकि मैं मेडिकल कॉलेज में भी अटैच हूं, तो हम लोग देखते हैं कि एज ए टीचर्स हमारा भी बेसिक कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन और एडवांस कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन लिया जाता है। जो आज से 20 साल पहले मेडिकल एजुकेशन होता था उसमें भी काफी चेंजेस किए गए हैं, और अभी उसमें कंटिन्यूअस असेसमेंट, केवल एक एग्जाम के बेसिस पे कोई बच्चा असेस नहीं किया जाता, उसका कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर हर पोस्ट के बाद में उसका असेसमेंट होता है, हर सेमेस्टर के बाद में उसका असेसमेंट होता है, और ये सब भी कंसिडर करके उसका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो इस तरह का कहीं तो भी इस एग्जाम के लिए भी अगर 2 स्टेज की एग्जाम हो जाए, और अगर पहले इसमें से कुछ बच्चे फिल्टर होके एक 5 लाख भी बच्चे आ जाए 1 लाख की सीट्स के लिए, और अल्टीमेटली आखिरकार केवल फर्क इतना ही पड़ता है कि आपको कॉलेज दूसरा मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई 650-700 रैंक वाला बच्चे को एकदम 200 मार्क मिल गया, ऐसा नहीं होगा। उस पर्टिकुलर पीरियड में जो कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो उसके लिए ये एक एग्जाम में किया जा सकता है। दूसरा, पेरेंट्स के लिए मैं कहूंगा, पेरेंट्स ने जरूर अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम फेलियर कभी भी आ सकता है, और कोई एक एग्जाम एंड एंड नहीं है। हमने कई बच्चे देखे हैं जिन्होंने किसी एग्जाम में, किसी साल में नीट एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस न मिलने के बावजूद अगले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जो उनको एक्सपेक्टेड था उस कॉलेज में एडमिशंस पाया है। तो ये भी निश्चित किया जा सकता है, तो मेंटली स्ट्रांग किया जाना चाहिए। और एक महत्व की बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा, पेरेंट्स शुड बी विजिलेंट। उन्होंने हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी हम लोग उसके लिए IMA और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स लेते हैं, जहां पे हम लोग पेरेंट्स को बताते हैं कि वो लोग किस तरह से सटल साइंस, यानी कुछ हिडन साइंस, कुछ हिडन लक्षण दिखते हैं जो जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि बच्चे एक्स्ट्रा स्ट्रेस में हैं। इस स्टेज पर अगर उनको बच्चों के डॉक्टर के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अगर उनकी प्रोफेशनल राय ली जाए और उनकी मदद ली जाए, तो निश्चित ही हम इस तरह की दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं।
और लड़की का कितना दोष जिसने ये किया? किसी भी बच्चे को दोष देना सही बात तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे चाहते अच्छा ही है। फिर भी मैं बच्चों को बार बार ये बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये नेचुरल रूल है। जो डार्विन का सिद्धांत रहा हुआ है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो आपको फिट बनना है। आप अगर फिट नहीं हो तो कई ऐसे हालात, कई ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। मेंटली फिजिकली सभी तरह से मेंटली फिजिकली फिट बनना ही है। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी एक्सरसाइज, अपना प्रॉपर डाइट, इसकी तरफ भी ध्यान देना है। ना केवल फिजिकल फिटनेस बल्कि मेंटल फिटनेस, और उसके लिए अलग अलग चैलेंजेस एक्सेप्ट करना और उसके साथ साथ फेलियर को भी फेस करने की तैयारी खुद में रखना, ये मैं सभी बच्चों से चाहूंगा। जैसे आपने भी एक बात बताई कि कोई भी बच्चा ऐसी हरकत करता है उसके कुछ सिम्टम्स पहले से दिखने लग जाते हैं। जी, ऐसे क्या सिम्टम्स आप अपने बच्चों में क्या देखते हो, और पेरेंट्स ने कैसे उसके लिए अवेयर होना? क्योंकि बोलता नहीं, अचानक कोई निर्णय ले लेता, लेकिन कहीं तो भी उसकी कुछ हरकतें। जी, इसके लिए मैं हमेशा बताता हूँ, और ज्यादा ध्यान किसने देना चाहिए, स्पेशल माँ ने या बाप ने? घर में रहने वाले हर किसी की जिम्मेदारी है, लेकिन जो हम इंडियन सिनेरियो देखते हैं, हम यहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो घर में जो मदर रहती है, ऐसा कहते हैं कि मदर बच्चे की हाँ में भी ना है तो समझ जाती है, ना में भी अगर हाँ है तो माँ समझ जाती है। तो माँ निश्चित ही इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो मेरे ख्याल से घर के हर किसी ने ये सटल साइंस, जैसे कि इसके लिए जरूरी होता है कि कुछ बातें जो अपने कल्चर में बताई गई है, अगर रोज का एक भोजन फैमिली का साथ में होता है तो उस बच्चे के टेबल पर के उसके हाव भाव, उसका खाना जा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो कहीं खोया हुआ है क्या, एक पढ़ाई में खोना कोई सोचना अलग बात, और किसी डिप्रेशन में जाना ये अलग बात। कोई बच्चा एकदम से किसी से बात करना छोड़ दे। कई जगह पे घरों में हम लोग देखते हैं कि एक आइसोलेटेड रूम या ऊपर के फ्लोर पे बच्चे को रूम कर दिया जाता है, वहां पे खाली पढ़ाई के लिए प्लेट पहुंचा दिया जाता है। मेरे ख्याल से ये इतना हैवॉक, इतना एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। खाना साथ में नीचे, खाना साथ में खाना चाहिए। निश्चित ही साथ में रोज डेली 5-10 मिनट आपकी चर्चा बच्चों के साथ होनी चाहिए। उस वक्त बच्चा अगर कुछ भी नहीं बोलता है, एकदम से हर चीज बताने वाला बच्चा क्लास में जाता है तो क्लास में क्या किस्से हुए, क्या बातें हुई, क्या पढ़ाई हुई, इस तरह की 5-10 मिनट की चर्चा उस बच्चे को हमारे साथ में हमारी फैमिली है ये एहसास भी दिलाती है। बच्चे को हमेशा ये समझना जरूरी है कि चाहे वो सक्सेस हो या वो फेलियर हो, माँ बाप सबका जिम्मेदार वो अलग नहीं है, और उसकी फैमिली उसके साथ है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब ने सारी चीजें अपने अनुभव बताया, साथ में अपने बच्चे के बेनू बताया किस प्रकार सारा दोष सिस्टम को देना कितना उचित, इस पे चर्चा चल रही थी। कोई एक दोषी नहीं होता, क्योंकि यदि एक सिस्टम दोषी होती तो 22 लाख लोग ये स्टेप उठाना चाहिए थे, सिर्फ मात्र एक ने उठाया। ठीक है, सबकी अपनी अपनी परेशानी, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी रहती, सबका सोचने का ढंग अलग रहता है, लेकिन हर प्रकार से किसी ने कहीं न जाके नुकसान तो आखिर उस परिवार का हुआ ही है, यह भुलाया नहीं जा सकता। कारण जो भी है, सामने सीधा नीट के एग्जाम रिपीट होना, कहीं तो भी ज्यादा से ज्यादा दोष इसमें सरकार का ही जाता है, उस सिस्टम का जाता है जिस सिस्टम में ये एग्जाम हो रही। सिस्टम के बारे में भी क्यों ऐसे एग्जाम में एक साथ 22 लाख लोग लेते, इसको भी हम पार्ट पार्ट में फिल्टर करके वहां तक ला सकते हैं। पहले एग्जाम, दूसरे एग्जाम, तीसरे एग्जाम में जाके नीट के यदि एग्जाम लेते हो, शायद वहां से फिल्टर हो 22 लाख में से 5 लाख लोग आएंगे। वो 5 लाख लोगों की एग्जाम ज्यादा अच्छी तरीके से और सही ढंग से, 22 लाख लोगों पे नियंत्रण में रखना पेपर का, आगे भी पेपर नहीं फूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जितने ज्यादा हाथ में काम जाएगा उतने चांसेस बढ़ जाएंगे, जितनी इस जगह कम रहेगी वो चांसेस फूटने के कम होते। ये बहुत सामान्य चीज, 1 से 2 चीज में गई तो उसके फूटने का आरोप नहीं। ठीक है, आपने आरोपी पकड़ लिए, उनको सजा दे देंगे, लेकिन जो 22 लाख लोगों को रिपीट देना 1.5 महीना, जिनके पेरेंट्स का वापस गया, इसकी कहीं पे भी मात्र फीस माफ करने देने से कीमत नहीं चुकाई जा सकती। सरकार ने निश्चित रूप से कड़क कदम उठाना, पेरेंट्स ने ध्यान देना है, साथ में बच्चों ने भी, सर ने जो भी बताया कि किस प्रकार से रहता है, और कोई भी चीज अंतिम नहीं रहती। मैट्रिक में भी लोग फेल होते, कोई अंतिम नहीं रहती हर जगह। और सबसे बड़ा आज की जो पीढ़ी है, इनको फेलियर्स का अनुभव नहीं है, अभाव का अनुभव नहीं है। अभाव थोड़ा बहुत होना चाहिए, चीज आसानी से नहीं मिलती तो क्या उसके लिए कष्ट करना पड़ता है, और कष्ट करते करते कई बार हम उस चीज में फेल हो जाते हैं। हम साइकिल सीखते हैं, पहली बार में नहीं होता, पहली बार चलाते गिर जाते, फिर चल जाते, फिर गिर जाते, कई बार घुटने फूट जाते, कई बार पैर ये हो जाता है, लेकिन हम फिर भी
चलाते चलाते सीख जाते। साइकिल एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने, क्योंकि पहली बार में कोई सफल नहीं होता, प्रैक्टिस करते करते सफल होगा। ठीक है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, आपको कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर भी 1 लाख लोगों में नंबर नहीं लग सकता। तो यह एग्जाम आपकी आखिरी नहीं है। कोई भी चीज कभी भी आखिरी नहीं रहती, हर चीज को वापस चांस मिलता है। ये बात हर माँ बाप ने और हर बच्चों ने ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर संदीप दानखेड़े, इन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी चर्चा में हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।